हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हल कर रहे हैं। उनका जो सीडीपी पोर्शन है वो हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। और आज की ये हमारी क्लास नंबर 7 रहेगी। आपको डेली शाम को 6 बजे हमारी क्लास मिल जाती है। आज का ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है यह 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है। 20 अगस्त 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर का जो सीडीपी पोर्शन है ये हम लोग हल करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी आपको, उसमें हम इसी डेट का जो 20 अगस्त 2023 का पेपर रहेगा उसका जो सेकंड पेपर रहेगा उसकी सीडीपी हल करेंगे। तो जो सीडीपी है ये हम पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है 20 अगस्त का। और जो 2024 के क्वेश्चन पेपर थे उनको सभी को हमने हल कर लिया है। 6 क्लासेस में सारे पेपर हमने कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड का सीडीपी पोर्शन, ठीक है। तो आज की क्लास नंबर 7 रहेगी। ओके, आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने पिछली 6 क्लासेस में देख लिया होगा कि हम किस तरीके से आपको एक एक स्टेटमेंट, एक एक सेंटेंस, आपको एक एक जो ऑप्शन है सारे ऑप्शंस क्लियर करते हैं। जहां पे जो कठिन शब्द हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज रहती है ना यही बहुत टफ रहती है। क्वेश्चन घुमाता बहुत है, उसका मतलब क्या है ये अगर आप समझ गए, सब जो कठिन शब्द है उनका यदि आप अर्थ समझ गए तो फिर आप पेपर आसानी से हल कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। इसमें असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए क्या कहता है? अभिकथन ए कहता है शिक्षार्थियों के बीच यानी कि स्टूडेंट्स में क्या करना है, समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाना है। यानी कि बच्चों के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, ये बढ़ाना है। हमने आपको कई बार बता दिया कि समालोचनात्मक चिंतन क्या है, किसी भी विषय पर कोई भी विचार, समस्या या जानकारी को जहां पे हम गहराई से समझते हैं, जहां पे हम उसमें तर्कपूर्ण उसको समझते हैं, तर्क लगा करके समझते हैं, निष्पक्ष रूप से बाद में हम एक विश्लेषण करते हैं और सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। जिसमें तर्क करके समझें, गहराई से समझें, उसका गुण क्या है, दोष क्या है, हर तरीके से जिसको समझते हैं वो है समालोचनात्मक चिंतन। ये बच्चों के अंदर बढ़ाना है, ठीक है। शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षकों में क्या करना है, विविध जो दृष्टिकोण हैं और विभिन्न परिस्थितियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को अलग अलग हालातों के बारे में और उन हालातों को अलग अलग लोगों के नजरिए से देखने का मौका देना चाहिए। जो भी कंडीशंस हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, परिस्थिति एक है लेकिन उसको अलग अलग व्यक्तियों के नजरिए से देखा जा रहा है ना, ताकि वे चीजों को केवल एक नजरिए से ना देखें बल्कि सोचने और समझने की जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से अलग अलग नजरिए से देखेंगे वो, ठीक है। अलग अलग दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए, ठीक है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होता है, वेरी गुड, बात बहुत अच्छी है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच, विविध मतभेदों का मतलब यहाँ पे यह है कि जब विद्यार्थी अलग अलग विचारों वाले लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या होता है कि वे चीजों को गहराई से सोचते हैं। इनसे उनका जो समालोचनात्मक चिंतन है वो बढ़ता है और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और वो नए तरीके से सोचते हैं। देखिए, नए तरीके से सोचेंगे तो ये रचनात्मक होगा और गहराई से सोचेंगे, तर्कपूर्ण सोचेंगे तो समालोचनात्मक होगा, ठीक है। और फिर वो उसमें समृद्ध हो जाते हैं। बात बहुत अच्छी है। अब ये कह रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके बीच अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है तो हमें विभिन्न परिस्थितियां उनके सामने खड़ी करनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक प्रदूषण की, अगर हम बात करें प्लास्टिक प्रदूषण की, अब जैसे प्लास्टिक प्रदूषण है, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए कोस्टल एरिया की यानी कि समुद्र के किनारे की, तो वहां प्लास्टिक से क्या होगा, समुद्री जीवों को खतरा होता है। शहरों में क्या होगा, जो प्लास्टिक है उससे कचरे का ढेर बनता है, नालियों में प्लास्टिक फंस जाती है और जल भरने लगता है, पानी भरने लगता है ना। वहीं अगर प्लास्टिक है गांव में, वहां भी प्रदूषण हो रहा है। कैसे? वहां प्लास्टिक को जला दिया जाता है जिससे कि हवा हमारी प्रदूषित हो जाती है। तो ये हर जगह की समस्या थोड़ी अलग है और ये अलग अलग परिस्थितियां हमने बच्चे के सामने रख दी।
हमने समुद्र तट की बात कर ली, हमने वही प्लास्टिक शहर में बात कर ली, वही प्लास्टिक गांव में बात कर ली, ठीक है। अब इस पर अलग अलग हमें दृष्टिकोण देखना है। दृष्टिकोण क्या होगा भाई, जैसे एक जो पर्यावरणविद होगा, जो इन्वायरमेंटलिस्ट होगा, वो कहेगा कि हमें प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए भाई, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। एक फैक्ट्री मालिक ये कहेगा कि अगर आप प्लास्टिक बंद कर देंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि प्लास्टिक बंद करने से हमारा रोजगार चला जाएगा, है ना। वहीं पर एक ग्राहक कहेगा कि भाई जो प्लास्टिक के थैले होते हैं, जो प्लास्टिक की थैली होती है, वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, हमें यहाँ समस्या हो जाएगी। कोई सरकारी अधिकारी होगा, वो उसको कहेगा कि हमें जागरूकता फैलानी होगी और नियम लागू करने होंगे। तो हर व्यक्ति एक ही समस्या को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। ये बच्चों को हमें पॉइंट देना चाहिए ताकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। और वो आएगी कैसे, जब बच्चा अलग अलग विचारों को सुनेगा, समझेगा, अपने विचार रखेगा, तब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। फोर्थ वन इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट बड़ा प्यारा प्रश्न है और कहता है कि द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, यानी कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अगर हम बच्चों को जो लर्निंग करा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बात तो बहुत अच्छी है भाई, जहां बच्चा गहराई से सोचना सीखे, तर्क करना सीखे, एनालिसिस करना सीखे, चीजों की उसके गुण दोष के बारे में सीखे, वेरी गुड। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा से, क्या हम सिर्फ कंपटीशन करा करके बच्चों के बीच जो अधिगम है वो बेहतर कर सकते हैं? नहीं, गलत बात है। हम सिर्फ रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करेंगे, तथ्यों को रटवाएंगे नहीं, है ना, यंत्रवत, ये फिर वही रोट लर्निंग की बात हो गई, ये भी नेगेटिव है। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। क्या हो, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। भाई लर्निंग का उद्देश्य केवल जानकारी देना या रटवाना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना होता है कि वो सोच सकें, तर्क कर सकें, विश्लेषण कर सकें, नई परिस्थितियों में अपने डिसीजंस ले सकें, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति डेवलप करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। बहुत अच्छी बात है। देखिए हर बालक एक तरीके से नहीं सीखता, उसकी जो सीखने की शैली है, जो लर्निंग स्टाइल है, वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा डायग्राम के माध्यम से बेहतर समझता है, कोई सिर्फ ओरली समझ जाता है ना, किसी को चीजें मूर्त रूप में दिखानी पड़ती हैं, और सीखने की शैली अलग अलग होती है, ठीक है। कोई बच्चा कमजोर है, कोई एवरेज है, कोई प्रतिभाशाली है, वो भी चीजें यहाँ मैटर करती हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा माननी चाहिए और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए कि यार ये तो सब अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, मैं इनको कैसे सिखाऊंगा, क्या ये बाधा है? नहीं, ये बाधा नहीं है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ये सकारात्मक है। क्या विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? अगर हम ये भूल जाएंगे, अगर हम यही भूल जाएंगे कि विविधता भी कोई चीज है, अगर हम डाइवर्सिटी को महत्व नहीं देंगे तो फिर बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि फिर तो हम एक ही पाठ्यक्रम सारे बच्चों पर लागू कर देंगे, एक ही टीचिंग मेथड सब पर लागू कर देंगे, तो सारे बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। भैया विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, बात तो बहुत अच्छी है, और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पे भाई सीखने की जो शैलियां हैं उनमें विविधता होती है, सभी विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनकी सीखने की स्पीड अलग है, कोई जल्दी सीखता है, कोई स्लो सीखता है, उनका सीखने का तरीका भी अलग अलग है, कोई चीजों को देख करके बढ़िया समझ रहा है, कोई सुन करके समझ रहा है, कोई डायग्राम के माध्यम से बेहतर समझ रहा है। तो ये जो विविधता है हमें इसको क्या है, महत्व देना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, कहता है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं अगर कोई कॉन्सेप्ट कैसा हो, तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ता हो। तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ता हो, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले तर्क और सोच समझ का प्रयोग करें, फिर उसे अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखें, ठीक है। पहले तर्क करें, ठीक है, सोच समझ का प्रयोग करें, उसके बाद उसको अनुभव के आधार पर सीखें।
वो होता है तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर। क्या ये बच्चा यहाँ पे प्रभावी ढंग से सीख पाएगा, या फिर हमें बच्चों को जटिल से सरल की ओर ले जाना चाहिए? पहले कठिन चीजें सिखाओ फिर सरल चीजें सिखाओ। ये गलत है प्यारे दोस्तों, पहले जटिल नहीं सिखाई जाती, पहले सरल चीजें पढ़ाई जाती हैं फिर कठिन पढ़ाई जाती हैं। पहले का वाला कल पढ़ाया जाता है, फिर कल सिखाया जाता है, फिर इससे सेंटेंस बनवाए जाते हैं। ठीक है, हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें जेनेरिक टू स्पेसिफिक जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। हमें पहले मूर्त चीजें, बच्चों को मूर्त चीजों से पढ़ाना चाहिए, फिर अमूर्त की तरफ जाना चाहिए। ये क्या होता है सर, अमूर्त से मूर्त? अमूर्त से मूर्त का मतलब, अगर हम बच्चों को 2+2 सिखा रहे हैं तो उनको पहले मूर्त रूप में सिखाएं। मूर्त का मतलब कि पहले 2 सिखा रहे तो 2 पेंसिल बच्चों के हाथों में पकड़ाओ, बेटा 2 पेंसिल ये हो गई, 2 पेंसिल ये हो गई, अब ये अब ये पेंसिल कितनी हो गई? बच्चा कहेगा अब 4 पेंसिल हो गई। फिर बाद में हम पेंसिल हटा देंगे, फिर हम अमूर्त की तरफ पहुंचेंगे। तो ये हो गया मूर्त से अमूर्त। पहले पेंसिलों से समझाएंगे, फिर पेंसिल हटा करके ओरली समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है, इसका प्रयोग होता है निगमन विधि में। क्या होता है? निगमन में। ठीक है, यहां पहले बच्चों को नियम बता दिए जाते हैं कि देखिए सवाल लगाने का ये नियम है, ये फॉर्मूला है, इस आधार पे सवाल लगेगा। फिर उस नियम से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये होता है सामान्य से विशिष्ट, जेनेरिक टू स्पेसिफिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, और प्रश्न आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? लर्निंग के दौरान कौन सी चीज है जो योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण, बात तो ठीक लग रही है भाई। जो चीज हमारे प्रसंग के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करती, हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करती, तो वो हमें कहाँ हेल्प कर पाएगी? क्योंकि वो हमारे जो है टॉपिक से रिलेट नहीं कर रही है, हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो ये गैर प्रासंगिकरण हो जाएगा। ठीक है, ये तो योगदान नहीं देगी लगभग। वैचारिकता ये देगी, ये हमारा लर्निंग प्रोसेस में हमारे लिए क्या करेगी? ये हेल्प करेगी वैचारिकता। वैचारिकता का मतलब होता है ये हमारा जो ज्ञान है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको समझने में और विचारों को बनाने की प्रक्रिया है, जो सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैचारिकता हमारे अंदर होनी चाहिए, हम विचार बना पाए, चीजों पर विचार कर पाए। फिर संगठन, ये भी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सीखने की चीजों को एक सही क्रम और व्यवस्था में रखना, सही सीक्वेंस में लाना। जैसे 1 से 10 तक गिनती, ये क्या है? ये इसका संगठन है। हम पहले 1 सिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये एक सीक्वेंस और संगठित तरीके से बच्चों को सिखाएंगे। इससे बच्चा समझ पाएगा कि 4 5 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 8 7 से बड़ा है। इस तरीके से ये नंबर हमारे क्या है? क्रमबद्ध हैं, एक सीक्वेंस में है, ये संगठन है इनका। वर्गीकरण के माध्यम से ये भी हमारे टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हम बच्चों को कैटेगराइज करके, चीजों को कैटेगराइज यानी कि वर्गीकरण करके पढ़ा पाए। ठीक है, अब इसका जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए क्लास में टॉपिक है हमारा एनिमल्स पे पढ़ाना है हमको। वर्गीकरण कैसे करेंगे समझ लीजिए उदाहरण के माध्यम से। एनिमल्स पर पढ़ा रहे हैं हम, तो जब टीचर बच्चों को एनिमल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तो वे सारे जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ताकि बच्चे जो है उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाए। भाई अब यहाँ पे एनिमल हम पढ़ा रहे हैं, उनका हम वर्गीकरण करेंगे कैसे? हम स्तनधारी जो जीव हैं, ठीक है, स्तनधारी, उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे, जैसे शेर, हाथी, बंदर हो गया। फिर हम पक्षी की बात करेंगे, ठीक है, बर्ड्स की बात करेंगे, जैसे कबूतर, तोता, मोर हो गए। ठीक है, फिर हम मछलियों की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरपट चलने वाले जीव, सांप, छिपकली वगैरह, उनकी बात करेंगे। ये हमने क्या कर दिया? हमने सबको कैटेगरी में रख दिया। अगर हम ये वर्गीकरण ना करते, कैटेगराइज ना करते, तो बच्चे इसमें अंतर नहीं समझ पाते, स्तनधारी कौन से हैं, है ना, ये चीजें नहीं समझ पाते। बच्चे जानवरों को उनकी जो विशेषताएं हैं उनके अनुसार नहीं समझ पाते, है ना। इससे पता चलता है कि कौन सा जानवर किस कैटेगरी में आता है। तो वर्गीकरण बहुत जरूरी है, चीजों का संगठन बहुत जरूरी है, हमारे अंदर वैचारिकता होनी चाहिए। ये सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन गैर प्रासंगिकरण ये कोई रोल नहीं प्ले करता। जो चीज हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो किसी काम की नहीं हमारी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका, समस्या समाधान कौशल यानी कि
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल कैसे डेवलप होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसकी स्किल बच्चों में कैसे डेवलप होगी। क्या उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, कि बच्चे जो है बुद्धि मंथन करें। बात तो ठीक लग रही है, अगला देखते हैं। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। जब हम बालकों को जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तैयार करके दे देंगे तो उनके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल कहाँ से बढ़ेगी, उनको तो तैयार सॉल्यूशन मिल गया है ना। जब तैयार सॉल्यूशन दे देंगे तो इनसे उनकी स्किल नहीं बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, नहीं, हमें जो है स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए कभी भी। नेगेटिव वर्ड है, हटा दो। कठिन समस्याओं से बचने के लिए, नहीं, जब अगर बच्चा कठिन समस्याओं से बचता रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक डर आ जाएगा, कठिन समस्या को देखते ही वो डर जाएगा। ठीक है, कठिन समस्याओं से बचना नहीं है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना नहीं, गलत बात है। कठिन समस्याओं से हम बचेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, ठीक है, नहीं तो एक डर हमारे अंदर बैठ जाएगा और फिर समस्याओं से हम बचते ही फिरेंगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बालकों के अंदर बढ़ानी है तो उन्हें बुद्धि मंथन करने दो, उन्हें बुद्धि मंथन करने दो, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने दो। ठीक है, और उनको जो दूसरे ऑप्शंस हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो ऑप्शंस ढूंढने दो, अनुमान लगाने दो, है ना, तब बच्चा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल सीखेगा। ठीक है, और सहज अनुमान लगाने के अवसर उनको देने हैं। ये ऑप्शन बेस्ट है और इसको हम टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन यहाँ के गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम की बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो सर अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है यही नहीं समझ में आ रहा है। अनुभवात्मक अधिगम ये वो प्रोसेस है जिसमें जो सीखने वाला है वो स्वयं अनुभव करता है चीजों को। जो सीखने वाला है वो स्वयं खुद अनुभव करता है चीजों को, तब सीखता है, अनुभव करके सीखता है। ठीक है, फिर जो एक्सपीरियंस उसको हुआ उस पर वो विचार करता है, फिर वहां से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो अच्छा, अब देखिए कैसे ये बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना। अरे भाई, लर्निंग कोई प्रोडक्ट नहीं है कि कल हम तुमको तैयार करके दे देंगे या आज ही तैयार 1 घंटे बाद हो जाएगा, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन हट जाएगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, ये ऑप्शन हमको ठीक लग रहा है। जहां भी बच्चों के अंदर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी वो प्लस पॉइंट रहेगा। बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर नहीं, यहाँ पे शिक्षक जो है वह कंट्रोलर नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षक एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा, मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, है ना, गलत है। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, ये व्यवहारवाद का पॉइंट है। ठीक है, पुनर्बलन की भूमिका यहाँ नहीं होगी, रिइंफोर्समेंट यहाँ नहीं होगा। यहाँ अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। इसका मतलब ये है कि यानी बच्चे जो अनुभव करते हैं वे उस पर सोचें, एनालिसिस करें, उससे कुछ नया सीखें। ठीक है, अनुभवात्मक अधिगम का मतलब अनुभव पर सोच विचार कर सीखना। जो एक्सपीरियंस हमको हुए हैं हम उन पर सोचें, उन पर विचार करें, फिर वहां से जो ज्ञान हमारे मतलब का है वो ज्ञान हम ले लें। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए कि अभिकथन ए कहता है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सार्थक वातावरण का मतलब क्या होता है, सार्थक वातावरण की क्लासरूम का वातावरण ऐसा हो जहाँ पे शिक्षक और बालकों के बीच में एक अच्छा जो है कि संबंध, अच्छे संबंध होने चाहिए। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चों से स्नेह करता हो, बालकों को क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी हो, एक्सप्लोर करने की आज़ादी हो, अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीख सके, ऐसा वातावरण होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए सार्थक होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाएँ। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हर बच्चे के अंदर कुछ नया सीखने की प्राकृतिक क्षमता होती है। ठीक है, और आंतरिक रूप से सीखने के लिए वो प्रेरित होते हैं। बच्चों के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है
कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। वो बिना किसी प्रेशर के, दबाव के भी सीखना चाहते हैं बच्चे, इसीलिए तो आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तभी तो वो खेल कूद करके सीखते हैं, चीज़ों को देख करके सीखते हैं, क्वेश्चन करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चों में जिज्ञासा और सीखने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और वो सीखने में सक्षम होते हैं अगर उन्हें सार्थक वातावरण मिले। तो यहाँ पे जो है कि हमारे ए और दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और जो सेकंड है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि बच्चा आंतरिक रूप से तभी सीख पाएगा जब उसको सार्थक वातावरण मिलेगा, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज हैं उसका डेवलपमेंट होना है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। बच्चों के अंदर जो संकल्पनात्मक योग्यता डेवलप होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और अगला है सामाजिक अलगाव। वाइगोत्स्की समाज से अलग होने की बात नहीं करते, ये तो कहते हैं कि समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। मूर्त पुरस्कार, क्या बच्चा सिर्फ पुरस्कार से सीखता है? नहीं, गलत बात है, बच्चा सहकर्मी सहयोग से सीखता है। जब बच्चा पीयर कोलैबोरेशन में होता है, अपने ग्रुप के जो उसके ग्रुप के लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, साथी हैं, उनके माध्यम से सीखता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना तो एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा अपने से जो अधिक जानने वाले हैं, जैसे उनके शिक्षक हो गए, उनके जो साथी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, तो उनके माध्यम से, सहयोग के माध्यम से बेहतर सीखता है। इसी को लेकर के इन्होंने एक जेडपीडी और दूसरा जो सोशल इंटरेक्शन है, ये कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन की बात इन्होंने की है, जेडपीडी की बात की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन के माध्यम से बच्चा बेहतर सीखता है, एक दूसरे की मदद करके सीखता है, नए कॉन्सेप्ट को समझता है, सवाल पूछता है ना। और बच्चे के अंदर रचनात्मकता और जो ये जो बात हो रही है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज की, वो यहीं से आती है, सहकर्मी सहयोग से, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न फिर लेव वाइगोत्स्की का है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, ये जो इनर स्पीच होती है, ये क्या होती है? हमने हर वीडियो में आपको बताया है इनर स्पीच क्या है, आज भी आपको एक बार समझाएंगे, देखिएगा। अभी थ्योरी बताते हैं इसकी। आंतरिक वाक्य क्या है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यानी कि रेगुलेट दियर ऑन थिंकिंग। बात तो ठीक लग रही है। विकासात्मक देरी का संकेत है, इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट डिले। क्या इससे डेवलपमेंट डिले होता है, विकास धीरे होता है? नहीं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका, कि बच्चे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दोस्त है और उससे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नो, ये भी गलत है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, जो उनके अंदर इनर स्पीच होती है, जिसमें बच्चा अपने आप से बात करता है, रेगुलेट करता है अपने थॉट्स को, ठीक है। आइए इसको थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। वाइगोत्स्की ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में जो निजी भाषण है, प्राइवेट स्पीच है, ठीक है, जो कि बाद में इनर स्पीच में चेंज हो जाता है। प्राइवेट स्पीच का मतलब यह है कि बच्चा पहले अपनी बात को मुंह से बोल बोल के कहता है, बाद में वही बात मन में चल रही होती है, बस मुंह नहीं खोलता, उसको इनर स्पीच कहते हैं, बात एक ही है। तो प्राइवेट स्पीच को महत्वपूर्ण माना है। निजी भाषण मतलब बालकों में पाई जाने वाली खुद से बात करने की प्रवृत्ति, ठीक है। इससे बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देता है, रेगुलेट करता है, भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में निजी भाषण को एज अ मार्गदर्शक के रूप में देखा है, कि ये बच्चों को जो है मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। जब बच्चे कहते हैं कि इसको, अगर कोई खिलौना टूट गया है तो कहते हैं इसको ऐसे जोड़ूंगा, फिर इसको ऐसे जोड़ूंगा, अरे नहीं ये तो गलत हो गया, अब इसको ऐसे जोड़ूंगा, ये होती इनर स्पीच। ये एक सेल्फ रेगुलेट, अपने काम को निर्देश देने का काम करती है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट, वहाँ राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, ठीक है, जो बटन है वो अलाइव, जीवित है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन हो गया, ये केंद्रीयन हो गया, जिसको हम सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रेशन का मतलब जहाँ बच्चा
एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, दूसरा नहीं देखता, दूसरे पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। पारगमनात्मक तर्क है या फिर जीववादी चिंतन है। तो अगर वो यहाँ पे कह रही है कि जो बटन है वो जिंदा है, तो बटन को जिंदा कह रही है, यानी कि ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, जीववादी चिंतन है। और ये बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है, तब उसके अंदर ये एनिमिज्म आता है। तब उसके अंदर क्या आता है, ये एनिमिज्म की धारणा आती है, उसके अंदर जीववाद की धारणा आती है। वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। क्या समझता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, ठीक है। इसी को कहते हैं जीववादी चिंतन, कि वो यहाँ पे बटन को जिंदा समझ रही है। ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। शैशवावस्था में क्या है कि समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शैशवावस्था की। सामान्यतः शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष माना गया है, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना गया है, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना गया है। तो बच्चा शैशवावस्था में जब वो शुरुआत में किससे जुड़ा होता है? शुरुआत में बच्चा अपने पेरेंट्स से जुड़ा होता है, अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ा होता है। और परिवार और जो पेरेंट्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, ये आते हैं प्राथमिक स्रोत में। किसमें आते हैं? ये प्राथमिक संस्थाएं हैं समाजीकरण की। बच्चा यहीं से पहले चीज़ें सीखता है, ठीक है। और जब वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में पहुंचता है, भाई 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती बाल्यावस्था की, तो अब इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी हमारी 6 से 8 की, ठीक है। 6 से 8 की प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब यहाँ बच्चा जो 6 से 8 साल का है वो कहाँ जाएगा? इस चरण में क्या होता है कि बच्चा घर के बाहर के लोगों से भी जुड़ता है, टीचर्स से, अपने साथियों से, और बच्चा यहाँ टीवी भी देख रहा होता है, ठीक है, समाज के लोगों से भी सीख रहा होता है। तो ये जो हमारे शिक्षक हो गए, हमारे सहपाठी हो गए, स्कूल हो गया, टीवी हो गई, समाज हो गया, ये सब माध्यमिक संस्थाएं हैं। ये क्या हैं? ये समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं हैं, ठीक है। पहले बच्चा घर परिवार से सीखेगा, जो कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। फिर वो हमारे स्कूल, टीचर्स, अपने साथियों से, मोबाइल फ़ोन से, टीवी से सीखेगा, जो कि माध्यमिक संस्थाएं हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, लेवागोत्स्की का ही क्वेश्चन है, कहता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। वेरी गुड, बात तो सही है भाई, ये फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ठीक है। अभी इसको समझेंगे और डीप में समझेंगे। देखिएगा, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं? नहीं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं? जी हाँ, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, ये गलत है। संज्ञानात्मक विकास को भी, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर भी समाज का प्रभाव पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है? ये नहीं। लेवागोत्स्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, ये संज्ञानात्मक विकास को आसान करता है। भाई भाषा जो है ना, लैंग्वेज है, ये कहते हैं कि केवल बातचीत करने का, केवल संप्रेषण का माध्यम भाषा नहीं है, बल्कि ये सोचने का माध्यम बन जाती है। जब बच्चा भाषा सीखता है तो वो धीरे धीरे सोचने के नए तरीके भी सीखता है। और सोचना कहाँ से रिलेट करता है? सोचना हमारे संज्ञान से रिलेट करता है, ठीक है। भाषा बच्चे को अपने विचारों को व्यवस्थित करने का तरीका सिखाती है। विचारों को व्यवस्थित कहाँ करेगा? संज्ञान में करेगा, दिमाग में करेगा, है ना। तो जो भाषा है वहीं से जब उसके विचार व्यवस्थित होंगे, समस्या हल करने का तरीका सीखेगा और नए ज्ञान को वो आत्मसात भी कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जब बच्चा किसी काम को करते हुए मन में बोलता है कि अब ये करना है, फिर वो करना है, इसको ऐसे जोड़ना है, तो वो भाषा के माध्यम से सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा होता है। भाषा के माध्यम से सोचने की प्रक्रिया, तो भाषा से ही सोचने की प्रक्रिया आसान बनती है। इसको उन्होंने इनर स्पीच कहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर, ठीक है। भाषा के बारे में क्या कहा उन्होंने? वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञान बनाने में भाषा एक उपकरण के रूप में काम आती है, यानी कि हमारे संज्ञान को डेवलप करने में लैंग्वेज एज अ टूल काम करती है, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, प्रश्न पूछ पाते हैं, चीज़ों को श्रेणीबद्ध कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में सोच पाते हैं। ये सब होता है हमारे लैंग्वेज के माध्यम से। हम किसी भी समस्या समाधान के दौरान शब्दों, चित्रों, वाक्यों के माध्यम से ही अपनी समझ बना पाते हैं, ठीक है।
तो ये बात करते हैं वाइगॉत्स्की। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से, लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, यानी कि समाज बच्चों से जो अपेक्षा रखता है, बच्चों को भी समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, समाज के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, समाज जो चाहता है वो करना चाहिए, समाज जिसे अप्रूव करता है, समाज जिसे एक्सेप्ट करता है वो काम करना चाहिए। हमको गुड गर्ल और गुड बॉय बनना चाहिए, हमको गुड बॉय और गुड गर्ल की संज्ञा समाज से लेनी चाहिए कि देखो ये कितना अच्छा लड़का है, ये कितनी अच्छी लड़की है। इन सब पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ये किस लेवल पर आता है? आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 चरण बताए हैं, तो ये किस में आता है? ये आता है आपका पारंपरिक स्तर में। कहां पे आता है? कन्वेंशनल लेवल में आता है, पारंपरिक स्तर में आता है। आइए इसकी थ्योरी समझाते हैं। ये है लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और ये हम रोज ही आपको एक बार बता देते हैं। इन्होंने 3 लेवल 6 चरण बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन है वो यहां मिलेगा, लौकिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो होती है प्रेज, स्टेज ऑफ प्रेज, जहां बच्चा प्रशंसा पाने के लिए काम करता है। इस अवस्था में बालक वही काम करता है जिसका रिजल्ट उसे खुशी प्रदान करे, उसके काम को समाज के लोग स्वीकार करें, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो यहां बच्चा ये चाहता है कि समाज के लोग जिस काम को स्वीकार कर रहे हैं हमें वो करना है। इस अवस्था तक उसे प्रशंसा और निंदा का अर्थ समझ में आ जाता है कि प्रशंसा क्या होती है, निंदा क्या होती है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं, मूल्य क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उसके नियम क्या है, प्रथाएं क्या हैं, एवं लौकिक क्रियाओं से अवगत हो जाता है। इनके प्रति उसका विश्वास एवं आस्था अटूट हो जाती है, उसमें कर्तव्य की भावना आ जाती है, वो समझने लगता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम खराब है। तो यहां बच्चे के अंदर आता है कि हमें गुड गर्ल बनना है, हमें गुड बॉय बनना है। तो वो स्तर है हमारा पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे तब आप इसको समझ पाएंगे, हर लेवल को, हर चरण को। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, ये बात करते हैं वाइगॉत्स्की। ठीक है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में हेल्प करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बात बिल्कुल ठीक है, और ये इतनी लंबी जो कहानी लिखी है सिर्फ आपको डराने के लिए लिखी है। मेन पॉइंट यहीं पे क्लियर है कि टीचर्स और अपने साथियों जैसे कि जो अधिक जानकारी वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करने से जो बच्चा है उसके अंदर समझ और जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब हम अपने से अधिक जानकार वाले लोगों के साथ, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, जिनको ये MKO कहते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, जब हम उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, हम अपने विचार रखेंगे, उनके विचार सुनेंगे, तो क्या होगा, हमारी समझ बेहतर होगी। जो चीज़ हमें आज से 2-4 साल बाद सीखने को मिलेगी, वो अगर हम किसी बड़े के साथ बैठें तो वो हमें आज ही सीखने को मिल गई। ठीक है, तो जब हम अपने से अधिक जानकार लोगों के साथ उठते, बैठते, खाते, पीते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो हमारी समझ डेवलप होती है। ठीक है, और हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, समर्थन मिलता है। वेरी गुड। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। क्या? लोगों के साथ रहना, अपने से अधिक जानकार लोगों के साथ उठना बैठना, ये सामाजिक संपर्क और विकास का एक प्रमुख घटक है। अगर आप समाज के साथ संपर्क अच्छा बनाना चाहते हैं सॉरी और डेवलपमेंट चाहते हैं अपने अंदर, तो आपको ये करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं। जब बच्चे दूसरों से बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, तो वे ज़्यादा और बेहतर तरीके से सीखते हैं। दोनों ही पॉइंट यहाँ पे हमारे राइट हो जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन का मतलब ये होता है कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, ये जानने के लिए उनका आकलन करना, ताकि हम उन्हें सुधारने में मदद कर सकें। ठीक है भाई, अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम के लिए आकलन, इसका उद्देश्य सिर्फ नंबर देना नहीं है,
सिर्फ बच्चों में तुलना करना नहीं है, बल्कि ये देखना होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है और उसे कैसे बेहतर सिखाया जा सकता है। ये होता है अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, आइए ऑप्शन पर जाते हैं। अब आप आसानी से ऑप्शन ढूंढ पाएंगे इसमें। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। क्या ये बात यहाँ पे सही हो जाती है? नहीं, सिर्फ तुलना करना इसमें काम नहीं है। हम सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देखते कि उसको एक बेंचमार्क दे सकें। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, बालकों को फीडबैक देना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। बात ये बहुत अच्छी लिखी है कि हम बच्चों का आकलन इसलिए करते हैं, हम बच्चों को फीडबैक इसलिए देते हैं ताकि वो जो लर्निंग कर रहे हैं उसमें जहाँ पे उन्होंने गलती की है वो सुधार सकें। मान लीजिए बच्चा कोई सवाल लगा रहा है, हमने उसको कह दिया बेटा यहाँ तुमने सवाल तो ठीक लगाया है लेकिन इसके फॉर्मूला सही अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे होगा, इसको ऐसे हल करेंगे, ये यहाँ पे एडिशन होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। इस तरीके से जब उनको फीडबैक देंगे तो बच्चा सुधार कर पाएगा अपनी चीज़ों में। ठीक है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। ये तो अलग थलग की बात हो गई है ना। धीमे सीखने वालों की पहचान करना ये एक निगेटिव चीज़ है, ये निगेटिव पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू निगेटिव है ये। ठीक है, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्रेड देना ये भी मूल्यांकन ही है लेकिन अधिगम के लिए आकलन नहीं है। ठीक है, अब जैसे सिर्फ तुलना करना, आप सिर्फ तुलना कर रहे हैं, ये मूल्यांकन का काम है, अधिगम के लिए आकलन ये भी नहीं है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है कि जहां बच्चा सीख रहा है हम उसको फीडबैक दे रहे हैं और फीडबैक पाने के बाद बच्चा जब ये समझता है कि हमने कहाँ गलती की है, सर क्या बता रहे हैं, तो फिर वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट करता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? बच्चे शब्दों का खेल हो रहा है, पहेलियां पूछी जा रही हैं, चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से शब्दों का खेल हो रहा है। और वो जिसने हम लोग कहते थे अंताक्षरी, है ना, वो भी शब्दों का ही खेल है कि जिस अक्षर पे वो चीज़ खत्म हुई है लाइन, वहीं से हमको शुरू करना है। या जैसे डबल मीनिंग वाली बातें हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पे ये शब्दों का खेल बच्चों के अंदर आ जाता है और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। ये किस आयु में आता है? क्या 7 वर्ष में? हाँ ठीक है, लग रहा है 7 वर्ष में आ जाता है। क्या ये चीज़ बच्चों के अंदर 3 साल में आ जाती है? 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे के अंदर ये पहेलियाँ, ये चुटकुले, ये सब चीज़ें नहीं आती है ना, नहीं आती है। ठीक है, 12 वर्ष का बच्चा, ये तो फिर ज़्यादा हो गया। 1 साल का बच्चा, वो बोल तो पा नहीं रहा, 1 साल में बच्चे के अंदर चुटकुलियाँ पहेलियाँ कहाँ से आ जाएंगी? बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है 7 वर्ष। ठीक है, लगभग कक्षा 2 का बच्चा है यहाँ पे, तो वो भाषा की गहराई को समझने लगता है, पकड़ने लगता है, शब्दों का अर्थ समझने लगता है, डबल मीनिंग जो शब्द होते हैं उनको समझने लगता है, उसके अंदर तुकबंदी आ जाती है, राइमिंग आ जाती है, चुटकुले आ जाते हैं, पहेलियाँ भी कुछ थोड़ा बहुत जानने लगता है, तो शब्दों से यहाँ वो खेल सकता है। 7 ईयर्स राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न हमको शायद 21 जनवरी का जो पेपर हल कर रहे थे उसमें भी मिला था, लेकिन लैंग्वेज चेंज थी। कैरल गिलिगन, इन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। अब नैतिक विकास का सिद्धांत अगर थ्योरी आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ा देंगे, हालांकि हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। इन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, क्या कह के आलोचना की है? केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं। आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया कोहलबर्ग ने, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा कोहलबर्ग ने, ऐसी बात नहीं है। नारीवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा। इस बात को लेकर के कैरल गिलिगन जो है वो उन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है कि भाई देखो ऐसा है, तुमने अपने सिद्धांत में पुरुषों को महत्व दिया, पुरुषों के सामने नियम कानून रखे, उनके विचार आपने जाने, लेकिन महिलाओं को आपने ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि पुरुषों की सोच को तो आपने प्राथमिकता दे दी, जो नियम और कानून की वजह से आपको आंसर दे रहे हैं, आपके सामने विचार रख रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भी आपको महत्व देना चाहिए था। जो महिलाएं हैं वो उनके अंदर एक नैतिक सोच अलग प्रकार की होती है पुरुषों से। कैसे? महिलाएं घर में बच्चों की देखभाल करती हैं, उनके अंदर ममता होती है, पूरे परिवार से संबंध बना के रखती हैं, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा करके चलती हैं। ठीक है, और वो उस पर उनकी नैतिकता आधारित है।
ठीक है, उसे आपने नजरअंदाज कर दिया। अगर महिलाओं ये कहते हैं कि कोहलबर्ग भाई, अगर आपने महिलाओं से विचार रखवाए होते तो महिलाएं कुछ और ही जवाब देती है आपको। ठीक है, महिलाओं के मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों में लड़ाई हो गई है ना। अब माँ यहाँ पे अपने हिसाब से, उनके अंदर ममता है, वो अपने हिसाब से दोनों का क्या करेगी, दोनों का न्याय करेगी। 2 बच्चे हैं, चाहे कितना भी एक दूसरे से लड़ रहे हो कोई किसी चीज को लेकर के, तो माँ यहाँ अपने ही प्रकार से न्याय करेगी। पिता हो सकता है कि आकर के एक के 4 रहपटे मार दे और दूसरे को चीज दे दे, वो एक कर सकता है, लेकिन माँ ऐसा नहीं करेगी। माँ दोनों को खुश रखने का प्रयास करेगी। तो माँ की जो ममता है वो अलग है, महिलाओं की जो नैतिक सोच है वो अलग है। यही बात को लेकर के कैरल गिलिगन ने कहा कि भैया कोहलबर्ग, तुमने गलती कर दी, तुमने नारियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश ये है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखिए, बात हो रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। पूर्व संक्रियात्मक का मतलब है कि बच्चा यहाँ पे 2 से 7 साल का है, उसको ध्यान में रख करके आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ बच्चा कह रहा है कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, कि सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति यहाँ पे मिलती है। जैसे कैसे, अब इसको समझिए भाई। यहाँ पे बच्चा है आपका 2 से 7 साल का, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है। यहाँ बच्चे के अंदर जो गुण आएगा वो आएगा केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन का गुण आएगा। ये क्या होता है, ये होता है जैसे आपने बच्चे के सामने 2 गिलास में पानी रख दिया भर करके, दोनों बराबर के गिलास है। बच्चे से पूछेंगे कि पानी किस में ज़्यादा है, बच्चा कहेगा दोनों में पानी बराबर है। फिर आप क्या करेंगे, एक पतला और लंबा गिलास रख देंगे और ये पानी सारा इसमें डाल देंगे और ये गिलास भर जाएगा। अब इसमें और इसमें आप पूछेंगे कि पानी किस में ज़्यादा है, बच्चा कहेगा इसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ इसकी ऊंचाई देख रहा है। क्या देख रहा है? वो सिर्फ इसकी ऊंचाई देख रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, वो एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहाँ पे जो चौड़ाई है, यहाँ पे जो दूसरी चीज चौड़ाई है, वह उसकी उपेक्षा कर रहा है। वो चौड़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान दे रहा है। इसे कहते हैं केंद्रीयन, इसको कहते हैं सेंट्रेशन। ये गुण होता है बच्चे के अंदर जब बच्चा होता है 2 से 7 साल का। ठीक है, वो इसमें फर्क नहीं कर पाता कि ये पतला गिलास भी है, ये पतला है, ये चौड़ा है, पानी तो बराबर ही होगा, नहीं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को आप घर में बड़ी कप में चाय दो और कप थोड़ी खाली हो, वो चाय नहीं लेगा। छोटी कप हो लेकिन कप ऊपर तक भरी हो, वो चाय ले लेगा। वो समझता है कि जो ऊपर तक चीज भरी है बस वही चीज उसी में ज्यादा है। ओके, ये होता है केंद्रीयन। ठीक है, यहाँ पे ये गुण आता है बच्चे में 2 से 7 साल में। अब इसको भी समझ लो, ये ऑप्शन हमारे सब गलत हैं, लेकिन इसको समझ लो पारगमन होता क्या है। पारगमन की जो बात हो रही है, पारगमन आता है बच्चे के अंदर 7 से 11 साल में। जब बच्चा होता है 7 से 11 साल का, यहाँ पे बालक तार्किक ढंग से सोचना समझना शुरू कर देता है। कोई भी संख्याएं हैं या कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसके रिलेशन को समझने लग जाता है, खास करके कंपैरिजन करके सीक्वेंस के बेस पे चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। और ये गुण आपकी 7 से 11 साल में बच्चों के अंदर आता है। यहाँ बालक ये समझने लगता है कि 4 गुणे 2 बराबर 8 होता है, तो 2 गुणे 4 बराबर भी 8 ही होगा। ये गुण यहाँ पे बच्चे के अंदर आ जाता है। ठीक है, वहीं पर फिर ऑप्शन है सेकंड, विकेंद्रियन। विकेंद्रियन जो है वो इससे ऊपर की अवस्था है, उससे ऊपर की अवस्था सेम अवस्था वही 7 से 11 वर्ष वाली है। यहाँ बच्चा अब ये नहीं कहता कि जिसमें जो गिलास पतला लंबा है उसमें पानी ज़्यादा है। यहाँ बच्चा लंबाई चौड़ाई को समझ जाता है कि यहाँ अगर वही प्रोसेस करो, बच्चे के सामने गिलास में पानी रखो, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये पतला है तो इसमें पानी ज़्यादा है। वो समझ गया है कि इसका दूसरा पहलू चौड़ाई भी है, हमें चौड़ाई पर भी ध्यान देना है। ठीक है, वही चीज़ समझ जाता है। फिर है कार्य कारण का विश्लेषण, ये भी 7 से 11, ये तीनों ही 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है बालक की उसी में आते हैं। ठीक है, कार्य कारण, इस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से तो सोचना शुरू कर ही देते हैं। और ये जैसे कार्य और कारण का विश्लेषण, जैसे अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा ही होगा, इस तरीके से बच्चा ये समझने लगता है कि जैसे अगर मैं पौधे को पानी नहीं दूंगा तो वो सूख जाएगा। तो कारण क्या है कि पानी आपने नहीं दिया, पानी नहीं दिया।
ये क्या है, ये कारण है। उसका रिजल्ट क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। इसके बीच में वो रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। ये तीनों अवस्थाएं 7 से 11 वर्ष में बच्चे के अंदर आती हैं और ये अवस्था 2 से 7 साल में बच्चे के अंदर आती है। ऑप्शन क्लियर। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्जन कहते हैं। विसर्जन तो नहीं कहते भाई, विसर्जन का मतलब तो होता है कि किसी चीज को छोड़ देना, हटा देना, ये नहीं है। त्वरण, गतिवर्धन, एक्सीलरेशन, ये बात यहाँ पे ठीक है, ये बात यहाँ पे ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन एक ऐसा टीचिंग मेथड, एक ऐसी टीचिंग रणनीति या स्ट्रेटजी कहें, ये वो होती है कि जहाँ पे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली या जो मेधावी बच्चे होते हैं, उनकी क्षमता के अनुसार तेजी से आगे की जो क्लासेस हैं उनमें उनको भेजा जाता है, उनके सिलेबस को जल्दी खत्म कर दिया जाता है ताकि उनका डेवलपमेंट रुके ना। क्योंकि बच्चा प्रतिभावान है ना, कक्षा 6 का बच्चा है, कक्षा 8 के सवाल लगा रहा है, तो हम उसको कक्षा 6 के सवाल कब तक लगवाते रहेंगे? वो बोर नहीं हो जाएगा? कक्षा 8 के सवाल वो अभी से लगा रहा है, तो हम उसको जो बाकी उसका कक्षा 6 का, फिर कक्षा 7 का सिलेबस उसका जल्दी खत्म करवा देंगे, फिर कक्षा 8 का सिलेबस उसको देंगे ताकि वो बच्चा जल्दी जल्दी सीखता रहे। ठीक है, ये होता है। अभेद की विभेदित निर्देशन। विभेदित निर्देशन ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें शिक्षक छात्रों की अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ये आपका समावेशी शिक्षा में काम आता है। संवर्धन का मतलब यहाँ पे इनरिचमेंट है। इसमें बच्चे को अतिरिक्त और गहराई वाले अनुभव दिए जाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की गति नहीं बढ़ाई जाती। ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर है। क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं और कहता है कि डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया क्या है? ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है और इसमें होता क्या है कि बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। ग्राफ से संबंधित डिस्ग्राफिया, ग्राफ से संबंधित रखिए कि इसको लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव, जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव, ध्यान की कमी और आवेगशील व्यवहार। ये जो विशेषता है ये ADHD की है, ADHD की विशेषता है। ये डिस्ग्राफिया नहीं है। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चा डिस्ग्राफिया से प्रभावित है, ये भी न्यूरोलॉजिकल है। ठीक है, उसको क्या होगा कि लिखने में दिक्कत होगी। क्या होगा? लिखने में दिक्कत होगी। जो अक्षर हैं उनके आकार वो सही से नहीं, साइज में नहीं लिख पाएगा, अक्षरों को ठीक से नहीं बना पाएगा। 2 शब्द लिखेगा, कहीं पे दोनों के बीच जो स्पेस है कम कर देगा, कहीं ज़्यादा लिख देगा, है ना। शब्दों को लाइन के बीच में नहीं लिख पाएगा। ये सारी उनकी लिखावट बहुत ख़राब होती है, राइटिंग बड़ी ख़राब होती है, स्पेलिंग्स में मिस्टेक बहुत करता है, लिखने में टाइम बहुत लगाते हैं, है ना। ये सारी समस्याएं उसको होती हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है तीसरा हमारा कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें वो गलती करता है। ठीक है, तो ये हमारा अफेजिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? ये हमारा अफेजिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ बच्चे को भाषण से संबंधित समस्या होती है। फिर एक गति विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। स्थूल पेशीय बाधिता, ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट, ये हमारा डिस्प्रेक्सिया से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? डिस्प्रेक्सिया से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चा जैसे दौड़ना, कूदना, हैंड और आई के बीच कोऑर्डिनेशन, हाथ और आँख के बीच सामंजस्य नहीं बना पाता, ऐसे बालक संतुलन नहीं बना पाते हैं, अनाड़ी से दिखते हैं, अक्सर ठोकर खा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये डिस्प्रेक्सिया होगा, ये अफेजिया हो जाएगा, ये डिस्ग्राफिया है, ये हमारा ADHD हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पाठचर्या में अनुकूलन करें वो, यानी कि क्रिएट कैरिकुलम एडॉप्टेशंस, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल पाठचर्या में अनुकूलन करें। पाठचर्या उनका जो सिलेबस हो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। इसका मतलब है कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनके कल्चर, सभ्यता, संस्कृति अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, उनका लिंग है ना अलग है, क्षमता, तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं, तो उनको जो है कि उनको भी शामिल करना है। ठीक है, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी बायस की तरफ, देखिए पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी एक तरफ झुकना,
ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं हम सिर्फ उन्हीं की सराहना करते हैं, या जो बच्चे गरीब घर से आते हैं बेचारे हम उनको बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर तो नहीं है। ये टीचर को जांच करना चाहिए। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं, हम कभी भी विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखेंगे, हम विविधता को गले लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारे लिए कोई बाधा नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन राइट हैं, चौथा हमारा गलत है, ठीक है। इतनी बात होती है क्लियर। अगला 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम, और कहता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि की बात की है। इन्होंने कहा कि व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि होती है। जो एक दर्शन शास्त्री होता है उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। इंट्रापर्सनल क्या होता है सर? इंट्रापर्सनल का मतलब अंतः व्यक्ति, इंट्रापर्सनल का मतलब अंतः व्यक्ति। इसमें व्यक्ति खुद की शक्ति को, खुद की कमजोरी को पहचानता है, मेरी अच्छाई क्या है, मेरी बुराई क्या है, वो खुद विचार प्रकट करता है और फिर उनका एनालिसिस भी करता है। स्वयं के साथ ही वो तर्क वितर्क करता है। ऐसे व्यक्ति आत्मचिंतन करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, गहरी सोच में दक्ष होते हैं, ठीक है। ये होता है अंतः व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति अपने आप में झांक करके देखता है, खुद को पहचानता है, ठीक है। और जो एक मूर्तिकार होता है उसके अंदर दिक् स्थान स्पेशियल बुद्धि होती है। स्पेशियल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आंखों से देख करके किसी चीज़ को और फिर उसको एज अ इमेज बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को एक बढ़िया शेप देते हैं, ठीक है, बढ़िया साइज में बनाते हैं और ये लोग स्थान को बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं। एक जो मूर्तिकार होता है जब एक पत्थर का टुकड़ा वो देखता है तो उसके दिमाग में पहले ही मूर्ति की छवि बन जाती है, पहले ही उस पत्थर में वो मूर्ति को समझ लेता है कि मैं इसको इस शेप में काटूंगा, ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे इसका मुख होगा, यहाँ पे हाथ होंगे, ऐसे इस मूर्ति के पैर बनेंगे, ठीक है। वो सब पहले ही अपने दिमाग में उस मूर्ति को बना लेता है उस पत्थर में देख करके। पत्थर पूरा गोल मटोल है लेकिन वो इसको एक बढ़िया शेप और साइज देगा, एक बढ़िया सुंदर सी मूर्ति बनाएगा। जैसे कोई गणेश जी की मूर्ति बना रहा है तो पहले ही सोच लेता है कि मुझे इस मूर्ति में ट्रंक कहाँ बनाना है, सूंड कहाँ बनाना है, हाथ कैसे ऊपर होगा, पैर कैसे होंगे, और इसी मूर्ति में चूहा जो गणेश जी का है वो कहाँ बनेगा, वो सारा चीज बना देता है। ये होता है दिक् स्थान, ठीक है। पहले ही उस पत्थर में उसने मूर्ति को जगह दे दी, तो अंतः व्यक्ति दिक् स्थान होता है, ठीक है। दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान। अब ये सर अंतर व्यक्ति क्या होता है? अंतर व्यक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें हम दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरे के भावनाओं को, दूसरे के विचारों को हम समझते हैं। भाषिक, जिसके अंदर भाषिक लैंग्वेज होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बढ़िया होती है, वो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे नेता हो गए, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास जिनकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी है, ठीक है। इतनी बात होती है क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने और कहता है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? जो बच्चे ऑटिज्म जिन पर ऑटिज्म का प्रभाव है, ASD का प्रभाव है, ठीक है, इससे प्रभावित है। तो जिन बच्चों के अंदर ASD पाया जाता है, जिन बच्चों के अंदर जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, संवाद कौशलों का उच्च स्तर होता है, या बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार होता है, कल्पना को तत्व से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता होती है, या फिर उन्नत सामाजिक भावना पारस्परिकता होती है। हमने आपको हर वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा रहा है। जो बच्चा ASD से प्रभावित होगा वो बार बार चीज़ों को रिपीट करेगा। क्या करेगा? बार बार चीज़ों को रिपीट करेगा, एक ही शब्द को रिपीट करेगा, एक ही कोई एक्टिविटी को, कोई किसी हरकत को बार बार दोहराएगा, समाज के लोगों के साथ बढ़िया से कांटेक्ट नहीं कर पाता है, इंटर रिलेशन नहीं बना पाता है, इसकी जो इंटरेस्ट है वो बहुत लिमिटेड होता है, अपने रूटीन में ये बदलाव नहीं कर पाते हैं। ये सारी विशेषताएं होती हैं जिस बच्चे के अंदर स्वलीनता विकार पाया जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ग्रॉस मोटर स्किल। आपको पता है ग्रॉस मोटर स्किल होती है, एक फाइन मोटर स्किल होती है। ग्रॉस मोटर स्किल वो होती है जिसमें हम अपने शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, वो ग्रॉस मोटर। जहाँ पे हम अपनी छोटी छोटी और सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं वो होता है फाइन मोटर स्किल।
ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, ग्रॉस मोटर स्किल में जैसे हम क्या करते हैं, जैसे शरीर की बड़ी मांसपेशी, हम हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, है ना, वहाँ जैसे हम दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तैर रहे हैं, ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। ग्रॉस मोटर स्किल, तैरना किसका हो जाएगा, स्थूल। ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है तैरना, ठीक है। अब फाइन मोटर स्किल को समझिए। फाइन मोटर स्किल का मतलब जिसमें हम छोटी मांसपेशियां, हमारी फिंगर्स का यूज कर रहे हैं, है ना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काट रहे हैं, तो ये हमारा सूक्ष्म हो जाएगा। कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काट रहे हैं, फाइन मोटर स्किल है। कटाई बुनाई कर रहे हैं, सुई में धागा पिरो रहे हैं, तो फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। बच्चे के अंदर जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसमें 2 सिद्धांत बताए गए हैं। एक हमारा होता है सिद्धांत जिसको हम सेफेलोकॉडल कहते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, ठीक है, हेड टू टो जाता है, हेड टू टो यानी कि सिर से पैर के अंगूठे तक। जो विकास है वो कैसे होगा, बच्चे में डेवलपमेंट बिल्कुल सीधा चलेगा, ठीक है। पहले गर्दन, फिर आपका चेस्ट, फिर आपकी पेट, कमर, फिर जांघ, फिर आपके घुटने, फिर आखिर में पैरों के अंगूठे तक डेवलपमेंट पहुंचेगा। ये होता है शीर्षगामी सेफेलोकॉडल। दूसरा जो सिद्धांत है वो है समीपस्थ यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के केंद्र से बाहर की तरफ आएगा। केंद्र में, सेंटर में हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा हार्ट है, ये सब चीज़ें डेवलप होंगी। फिर बाहर की तरफ हमारा चेस्ट डेवलप होगा, हमारे कंधे चौड़े होंगे, कंधे डेवलप होंगे, हमारी भुजाएं डेवलप होंगी, हाथ डेवलप होंगे, फिर हमारी फिंगर्स डेवलप होंगी। ये केंद्र से बाहर की तरफ आ रहा है। ऑप्शन 4 राइट वन हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि। प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब यह है कि हमने आपको बताया था कि जो सामान्यतः माना गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था वो 6 से 12 वर्ष की है। नहीं, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की है। अब इसमें अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करेंगे तो 6 से 8 वर्ष की है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा रुक जाती है, नहीं रुक जाती है, थोड़ा सा स्थिर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्थिर हो जाती है, और जो सोच है बच्चे की वो कुछ हद तक आत्म केंद्रित रहती है, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक बच्चे के जो सोच है वो ईगोसेंट्रिक होती है। और जबकि जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में आता है तो मध्य बाल्यावस्था में यानी कि 8 से 10 साल का बच्चा है, ठीक है, अब उसकी जो अब जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीमी धीमी बढ़नी शुरू हो जाएगी और सोच में तार्किकता आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच और विचार करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बालक तर्क कर सके, गहराई से सोच सके। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। अब इसका आंसर किसी किताब में नहीं मिलेगा बालक को कि वो रटा रटाया आंसर सुना दे। अब कैसे बदली है इस पर वो अपने विचार रखेगा, गहराई से सोचेगा, है ना। ये मुझे ठीक ऑप्शन लग रहा है। अगला कहता है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। सिंपल बात है, किसी भी वर्ब को हम अगर पास्ट में है तो प्रेजेंट में कैसे लाएंगे, और अगर फ्यूचर में है तो प्रेजेंट में कैसे लाएंगे, ये तो हम नियम के आधार पर उसको बता देंगे किताबों के अनुसार, ठीक है। इसमें हमने अपनी कोई समझ नहीं लगाई, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, ये भी हम उसको बता देंगे। क्रिया की परिभाषा क्या है, रटा रटाया है, बता देंगे। ये जो ऑप्शन है हमारा, ये कह रहा है, ये एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करना है, गहराई से सोचना है ना, अपने थॉट्स रखने हैं। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। यहाँ बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो फेल आप हो रहे हैं उसका आरोप किस पर लगा रहे हैं, अपने आप पर लगाएंगे तो आंतरिक हो जाएगा, दूसरों पर लगाएंगे तो बाहरी हो जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया,
क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ये आंतरिक नहीं है, ये बाहरी है। आप इसका आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। फेल आप हुए हैं, आरोप दोस्त पर लगा रहे हैं, ये बाहरी हो गया, गलत है। शिक्षक के पक्षपाती होने की वजह से मुझे नंबर अच्छे नहीं मिले, ये आप फेल होने का जो आरोप है टीचर पर लगा रहे हैं, अपनी इसमें गलती नहीं दे रहे हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। इस यहाँ पे आप फेल होकर के शिक्षक को कठोर कह रहे हैं। इसका जो कारण है अपने ऊपर नहीं लिया आपने। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, मैं इस योग्य नहीं था, मेरी पढ़ाई में कमी रह गई, है ना। ये सब क्या है, ये आंतरिक आरोपण है कि आप फेल हो गए, उसका आरोप आपने अपने ऊपर ले लिया। तो ये क्या है, इसको कहते हैं आंतरिक आरोपण। मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, मेरी योग्यता में कहीं ना कहीं कमी रह गई, है ना, ये बात होती है। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, आपसे कहना चाहेंगे क्लास कैसे रही, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। कहता है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, कि जो लड़कियां हैं वो कहते हैं हम गुड़िया से खेलेंगी, डॉल से, जबकि लड़के को कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लड़के को खेलने के लिए कार दी जा रही है, लड़की को खेलने के लिए गुड़िया दी जा रही है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर ऐसे लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। दोनों ऑप्शन राइट है कि ये जो लड़के कार से खेल रहे हैं, लड़कियां गुड़िया से खेल रही हैं, ये जेंडर रूढ़िवादिता है कि हमारी समाज में ये होता चला आया है कि लड़के कार से खेलेंगे, लड़के गन से खेलेंगे, लड़कियां डॉल से खेलेंगी। ये हमारी समाज में चलता चला रहा है और जो हमारी संस्कृति में चलता चला आ रहा है, हम उसी के आधार पर लड़के के लिए क्या सही है, लड़की के लिए क्या सही है, उसी के आधार पर हमने क्या किया है, अपनी जानकारी हमने इकट्ठा की है। तो दोनों ऑप्शन राइट है और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। कल हम ये 20 अगस्त 2023 का ही पेपर का जो सेकंड पेपर की जो CDP रहेगी उसको हल करेंगे। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।